जो स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, इस बंदे को फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। यू मस्ट नो अबाउट दैट। हम उम्मीद करते हैं कि यूनानी में भी जल्दी आए, इस दशक में तो कम से कम एक नोबेल आना चाहिए। अदरवाइज में तो एक सिस्टम ही क्या, जो इसके सिस्टम में एक भी नोबेल प्राइज ना आए। आप लोग हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो। इसका नाम है रोनाल्ड रॉस, जो ब्रिटिश मिलिट्री के साथ था बंदा, और इसने पता लगाया था कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर मॉस्किटो। इस वजह से इनको मिला 1902 में नोबेल प्राइज। अच्छा, आप लोग बताएं, दुनिया में सबसे खतरनाक, अच्छा इस बात से बाहर निकल के पूछना है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन है जिसकी वजह से ज्यादा मौतें होती है? जानते हैं आप लोग? मॉस्किटो। ये मॉस्किटो या स्नेक? ये स्लाइड देखिए आप, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट। एक इंसान जो है ना, खुद इंसान के लिए सबसे बड़ा डेडलीस्ट है। 4,75,000 इंसान मारता है इंसान को। उसके बाद स्नेक आता है, डॉग्स आते हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है सीसी फ्लाई, ठीक है, चिंगिस डिजीज होता है, ऐसे बग की वजह से। मारने की जो सूरत होती है इंसानों में, तो वो तो सर डिफरेंट तरीका ना, कोई किसी को गोली मार दिया, कोई किसी को मार दिया। तो वैसे भी तो मच्छर भी तो मारता है आपको, इंसेक्ट करता है, आपके बॉडी में पियर्स करता है। इन तो सर सारे एक जहर, वो तो एक जहर के थ्रू ना अपने आप को मारता है अपने। काउस पे मत और जाइए कैसे इंसान मारता तो है, दूसरे लेकिन तरीके से मारता। अल्टीमेट मारता तो है इंसान किसी तरह एक दूसरे को। ह्यूमन के लिए डेडलीस्ट मतलब वो जो डेथ जिसके वजह से हो जी सकता सर। है, ह्यूमन के लिए जो डेडलीस्ट है सबसे ज्यादा, हम लोग समझते थे कि सांप होगा, लायन होगा, एलिफेंट्स होगा, जंगली जानवर होंगे, क्रोकोडाइल हो सकता है, बहुत खतरनाक देखने में लगता है। लेकिन आप ये चार्ट देखिए कि बीच का अगर छोड़ दें तो सबसे डेडलीस्ट ह्यूमन के लिए हम लोग खुद हैं, मतलब बी द पीपल। हम लोग खुद जिम्मेदार है इसका कि हम इंसान को मारते हैं। वार चल रहा है, या फिर आप देख लीजिए कुछ मेडिकल, मतलब मेडिसिन को भी लोग वार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा है मॉस्किटो। ईयरली जो है ना 7,25,000 लोग मरते हैं मॉस्किटो की वजह से। तो मॉस्किटो इज अ डेडलीस्ट एनिमल या डेडलीस्ट वीपन अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग। इंसानों के खिलाफ सबसे खतरनाक, आप चीता को देख लीजिए ना, वल्फ को देख लीजिए, ये लोग 100 और 100 लोग, शार्क 10 लोग मारती है। इस पे मूवी बनी हुई है कि कितने मूवी बन गई, शार्क जो है एक मूवी में कैसे खा जाती है, लेकिन ये एनुअल जो है 10 लोगों ज्यादा को नहीं मार पाती है। वुल्फ जो है 10 लोगों को मारता है, लायन 10 को है, ठीक है। डॉग्स की वजह से रेबीज जो है वो कुछ ज्यादा है, स्नेक्स 50,000 है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कितना खतरनाक है, टेप वर्म से 2,000 लोग मरते हैं, स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइन जो राउंड वर्म होता है उसकी वजह से 2500। लेकिन जो बीच में मॉस्किटो है 7,25,000 डेथ होती है इसकी वजह से। आप समझिए कि एक मच्छर कैसे इंसान को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से अपने इंसान की लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहा है। इतने लोग मरते हैं, फिर कितने लोगों में मॉर्बिडिटी होती है वो अलग है। कितना इम्पोर्टेंट सर इंसान के बाद मच्छर ही है सर, जी, इंसान के बाद मारने मच्छर वाला। नहीं है, इंसान से भी ज्यादा है। इंसान सेकंड पे आता है। मैंने इसलिए वहां से शुरू किया कि आप लोग कट करें, मुझे करेक्ट करें। मच्छर जी सबसे सर। ज्यादा है, इंसान को सिर्फ 4,75,000 है, लेकिन मॉस्किटो देखिए कितने लोगों को मारता है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला 8 है। लाख। काम करने की अहमियत कितना ज्यादा है आप सोच सकते हैं। तो दूसरे ये कि ना कि सिर्फ और सिर्फ ये आदमी को वो कर करते हैं, बॉडीली हार्म करता है, इसकी वजह से आपको पैसे बहुत नुकसान होते हैं। आप देख लीजिए, पहले एक देख लेते हैं कि ये जो एक डाटा है वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का, इसमें मच्छर से फैलने वाली डिजीजों में देखिए चिकनगुनिया 15 से 17 का एक डाटा देखिए तो घट गया है। मलेरिया लगभग स्टैग्नेंट है, डेंगू बढ़ गया है इससे, ठीक है। और इंसेफ्लाइटिस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस को अब देखिए बढ़ ही रहा है, ये केसेस बढ़ गए हैं इसकी वजह से। ना कि सिर्फ आपको ये मतलब कि बॉडीली हार्म कर रहा है, कॉस्ट कितना ज्यादा है। एक मलेरिया या फाइलेरिया इस सब की डिजीज अगर जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो रही है तो 6,500 से 40,000 तक आपका खर्च होता है। मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए 25,000
1000 करोड़ जो है की इंडस्ट्री है पूरे भारत में। मॉस्किटो को मारने के लिए जो दवाएं बन रही है, मॉस्किटो को लेने के लिए जो मेजर्स हो रहे हैं, 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आप समझिए कितना पैसा इन्वॉल्व है। आप हाउस होल्ड जो घर में अपने इंसेक्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये रुपीज का साइन है, मच्छर से बना हुआ, देख लीजिए। तो वो जो रिपेलेंट वगैरह जो इस्तेमाल होता है घर में, ठीक है, वो आपको 4,500 करोड़ का है वो, समझिए। नहीं आप टिकिया खरीदते हैं आजकल, अगरबत्ती आ रही है उसकी, या फिर उसके बाद आप ऑयल्स लेते हैं या फिर मशीनें इस्तेमाल हो, ये इतने करोड़ का हर साल 15-17% इसके उसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसका जो डायग्नोस्टिक किट इस्तेमाल होता है इससे होने वाली बीमारी का, वो 100 करोड़ का है, उसका मार्केटिंग है। यानी अब 15 से 20% उसमें एनुअल ग्रोथ हो रहा है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। अकेले आपको डेंगू को ट्रीट करने का कॉस्ट जो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो होता है 10,000 करोड़ का। कितनी हमारे ये मतलब वेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। कॉस्ट आर प्रोबेबली अंडर एस्टिमेटेड। Between 2005 and 2012, India reported an annual average of 20,475 dengue cases. An independent study by the Insulin Study Group it at an outstanding 5.8 million. सिर्फ हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ने कहा था 20,470, लेकिन 474 केसेस थे, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स के हिसाब से 5.8 मिलियन के आसपास लोग डेंगू से हुए। एक बड़ा ना कि इंसान को नुकसान पहुंचाता है, ये इसकी वजह से कॉस्ट भी बड़ा जबरदस्त लेवल पे, आपकी वेल्थ कहीं कहीं जा रही है, आप प्राइवेट में खर्च करते हैं, लोगों के हाथ से ये चीजें जा रही है, या फिर सरकार के की तरफ से हो रही है। आदिल, आवाज आ रही है आपको? आदिल, आवाज आ रही है ना हफीजुल्लाह? यस सर, आ रही है। तो मच्छर जी सर, आवाज आ रही है। सिर्फ हमारी डेथ, मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी को के डाटा को बढ़ा रही है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। पॉकेट की, पब्लिक के पॉकेट से जाए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाए। तो बताइए, इस पे बड़ा काम करने के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला है। चिकनगुनिया अगर आप देखिएगा उसका ट्रांसमिशन का, तो इसमें भी वही हाल है जो आपने डेंगू में देखा था कि लोअर हाफ द वर्ल्ड, आपका मैप देखिएगा, इसमें ज्यादा है ट्रांसमिशन रेट, ज्यादा है ऐसे एरिया में। ये एंडेमिक एरिया है चिकनगुनिया। CHIKV जो है चिकनगुनिया वायरस कहलाता है। जो ब्लू है वो एंडेमिक एरियाज है, और जो थोड़ा सा पिंक टाइप का वो है, उसका मामला है कि वहाँ पे चीज डॉक्यूमेंटेड हुए केसेस वहाँ भी। कुछ वो आप देखिए ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे भी आप देखिए कुछ केसेस आए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी केसेस बढ़े हैं इसके। डेंगू तो हम लोग देख चुके हैं। अगर चिकनगुनिया देखें 2016 का जो डाटा है उसमें कितना ज्यादा 5,295 केसेस थे कर्नाटका में, 2013 में बढ़ के 8,600 कुछ केसेस हो गए। इसी तरह महाराष्ट्र में केस कम हुआ है, लेकिन स्टिल द केस इज देयर। दिल्ली का आपको याद होगा कि दिल्ली में बुरी तरह से फैला था, अभी भी एनुअल उसका सर्ज आता ही आता है। 2017 का एक डाटा भी 61,330 केसेस टोटल ओवरऑल जो इंडिया में केसेस आए आपको। ये डाटा है आपको 2016 का, जिसमें देखिए कि बड़ा स्टेक है किसका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, ये बड़े स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा है। फिर 18 में 1 साल बाद का डाटा देखिएगा तो दिल्ली गायब हो गया। मतलब दिल्ली ने अपने आप को बड़े अच्छे लेवल से उसको कंट्रोल किया। जो बड़े स्टेक होल्डर या जहाँ ज्यादा चिकनगुनिया हो रहा है वो कर्नाटका है, अकेले 50% से ज्यादा। उसके बाद सेकंड पे आपको आता है महाराष्ट्र एंड थर्ड पे गुजरात। ये 3 जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे। ये पहली एक डिजीज है जो जहाँ पे हम टॉप पे नहीं आते हैं। बिहार में तो अक्सर वेक्टर बोर्न डिजीज में हमारा मामला जो बिहार का स्टैटिक्स है वो बहुत ज्यादा बुरा है। इस डिजीज में बिहार में बहुत ज्यादा केसेस नहीं। चिकनगुनिया एक डेबिलिटिंग, मतलब अपने आप को पूरी तरह से कमजोर कर देने वाले जो नॉन फेटल वायरल है, ज्यादा मरते नहीं है इसमें लोग। इसके वायरस को चिकनगुनिया वायरस बोलते हैं। CHI या V करके जो अभी पीछे नाम देखा था आपने, टोगो वायरस विरिडी है ये, और जीनस इसकी फैमिली टोगो विरिडी है, अल्फा वायरस का आती है। ये एडीज जो होती है, मच्छर जो एडीज मॉस्किटो आता है उसमें इजिप्टाई और एल्बोपिक्टस दोनों के काटने से होता है। एल्बोपिक्टस अगेन इसको कहा जाता है कि आपको टाइगर मॉस्किटो। सबसे पहले 1952 तंजानिया में पता चला। इसका मतलब होता है चिकनगुनिया, जो आप में से किसी ने बताया था कि कॉन्टॉर्ट्स या बेंड्स अप, यानी कि झुका हुआ, मुड़ जाना, मुड़ा हुआ टाइप का इसको के नाम से पड़ा है। फैमिली तो आपने जान ही लिया इसका क्या है और क्या इसकी जीनस है।
चिकनगुनिया सबसे पहले तंजानिया में 1992 में आया और 1952 में आया और 53 में इसको आइसोलेट किया गया। पेशेंट जो था तंजानिया में उसके ब्लड से निकाल के इसको आइसोलेट किया गया। इसमें कहते हैं कि एक वर्ड आता है किम्मा कोंडे लैंग्वेज में, कहीं पे स्वालेही लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं पे किम्मा कोंडे बोलते हैं। स्वालेही वर्ड गलत होता है, एक जगह और आएगा। ये तंजानिया, कीनिया और उसके आसपास 2-3 और कंट्री है जहाँ ये लैंग्वेज बोला जाता है। एक एथनिक ग्रुप है जो किम्मा कोंडे ग्रुप कहता है, नाम से आता है, वो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया आज की डेट में है वो, और क्रिश्चियंस भी है वहाँ पे, तो वहाँ उनका लैंग्वेज किम्मा कोंडे है, जिसमें एक वर्ड आता है, अभी आपको बताएंगे, कुंगुनियाला एक वर्ड आता है। मकोंडे या किम्मा-कोंडे लैंग्वेज कहलाती है, वो कहीं कहीं स्वाहिली लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है कंट्रूडिया दैट विच बेंड्स अप, यानी कि मुड़े रहना। क्यों आया कि इतना ज्यादा पेनफुल कंडीशन इसमें होते हैं कि इंसान आगे की तरफ ऐसे झुक के मुड़ के चलता है। क्रिपलिंग अर्थराइटिस है, मतलब पूरी तरह से आपको तबाह तोड़ कर देने वाला लगेगा, इतना ज्यादा पेन होगा सडन ऑनसेट के साथ कि आपको हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके साथ कि ये जो बड़े जॉइंट्स हैं उसको इन्वॉल्व करता है। एडीज की दोनों, खास के अपने यहाँ एजिप्टाई जो होती है उसके ज़्यादा ये फैलता है। आपको पता है कि वायरल डिजीज है, इसकी कोई अभी तक दवा नहीं निकली है और वैक्सीन इसका अवेलेबल नहीं है, तो इसका कंट्रोल मेजर्स ही जो है उसी पे हमको ध्यान देना है, उसी से हम इसको चेक कर सकते हैं इस डिजीज के फैलाव को। फीवर बहुत ज्यादा होता है, क्रिपलिंग जॉइंट पे मैंने कहा कि तोड़ देने वाला, लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस है, और मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है। मैक्यूल्स एंड पैप्यूल्स जो रैश होता है, इसमें पानी नहीं भरा होगा, जनरली रेडिश टाइप का रैश होगा। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन बाद में हो सकता है आगे की तरफ चढ़ के। और फीवर जो है ना वो ये बाइफेजिक फीवर होता है यार, 1 से 6 दिन पे, और आएगा जाएगा फिर इस तरह से। इसमें जो इसके डिजीज सर आवाज साफ नहीं आ रही है। सर आवाज फंस गई थी। अब जा रही है आवाज आप हाँ लोगों को? जी केस जी आ रही है। सस्पेक्टेड केस है, उसमें एक्यूट ऑनसेट होगा, हाई फीवर होगा, 7 दिन का ड्यूरेशन होगा, सीवियर हेडेक होगा, माइलेजिया यानी पूरा बॉडी मसल्स पेन होगा, सीवियर अर्थराइटिस, अर्थरेल्जिया होगा, इसमें विदाउट रेस्ट हो सकता है। प्रोबेबल केस दिखिएगा जिसमें कि हो सकता है कि सस्पेक्ट के केस होता है उस एरिया में देखिएगा जहाँ पे हाई डेंसिटी फैक्टर की पाई जाती है, मतलब कि एडिस एजिप्टाई की या अल्बोपेक्टस की। कंफर्म्ड केस उसमें जिसमें आपने आइसोलेट करके उसके ब्लड से उस वायरस को निकाला सर्जिकल टेस्ट से, या आईजीएम एंटीबॉडीज उसके बॉडी में पाई जाएगी 5 डेज इलनेस के बाद। ठीक है। और उस एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 4-fold या ग्रेटर राइज इन आईजीजी, अगर 4 गुना उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो आप समझ आइए कि इसके केस आ गए हैं। लेकिन पहले जरूरी है कि उस एरिया में आपको वेक्टर्स को भी देखना है। इसकी जो होता क्या है, इसमें बहुत बुरी तरह से मल्टीपल जॉइंट्स होता है जो आपको हफ्तों से लेके सालों तक हो सकता है। ये डिजीज की वायरस आपके बॉडी से निकाल दीजिएगा, उसके बाद भी पूरा साल भर आपको दर्द आता है। पोस्ट चिकनगुनिया जो अर्थराइटिस है उसके केसेस बहुत आते हैं ओपीडी में। ठीक है। वो आएंगे और बोले कि सर चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद से दर्द जो है जा ही नहीं रहा है। इसमें 95% of adults remain symptomatic for weeks to month with loss of mobility, decreased fine movements of fingers and slow reactions. उसके बाद जो अफेक्ट होते हैं ना बहुत दिनों तक, आपको वो बोलेगा हाथ मुड़ नहीं रहा है सही से, या बैंड अप नहीं कर पा रहा है, उठते वक्त बहुत दिक्कत होती है, पोस्चर जब चेंज कर रहा होगा उसको लगेगा कि सही से हम उसको जो है टर्न आउट नहीं कर पा रहे हैं। रिकरेंट जॉइंट्स पेन आएगा 30 से 40% लोगों में। ठीक है। रेयरली इन्फेक्शन ऑफ हार्ट, कभी कभी कम है लेकिन हो जाता है। ब्रेन कवरिंग्स एंड ब्लीडिंग हैव बीन रिकॉर्डेड, ये रेयर केसेस में आता है कि दिमाग भी इन्वॉल्व हो गया उससे, और जो है हार्ट इन्वॉल्व हो गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा इसको। डेथ इज रेयर एंड यूजुअली अकर इन पीपल ओवर 65 या स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विथ अदर अंडरलाइंग मॉर्बिडिटी। बूढ़े में या बच्चे में होगा ये, लेकिन ऑलरेडी पहले कोई और मॉर्बिडिटी चल रही, पता चला कि जॉइंट्स की और सीवियर प्रॉब्लम है या कार्डियक डिजीज है या फिर स्पाइटिस, तो उसके साथ मरते हैं, अदरवाइज नहीं तो डेथ इसमें बहुत कम होता है। इंडिया में 3 डिकेड्स के बाद, अभी जो पिछले डिकेड से आ रहा है, 30 सालों के बाद फिर से ये डिजीज जो है री इमर्जिंग डिजीज के कैटेगरीज में ही आता है, फिर से इंडिया में आया है ये। और आप इस चीज का पहले उसमें मैंने बताया था कि दोनों के जो वेक्टर होते हैं डेंगू के और चिकनगुनिया के, वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेटजी भी कंट्रोल की सेम ही होगी।
आपने पीछे जो स्टडीज पढ़ी थी डेंगू में, सारी स्टडी इसमें आएगी। इसमें भी सेंट्रल सपोर्ट है, सेंट्रल जो लॉजिस्टिक एंड फंड्स देता है, लॉजिस्टिक मतलब जो टेक्निकल उससे डीलिंग एजेंसीज होती है जो डेंगू को डील कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही इसको भी देखती है। जहाँ भी डेंगू के सैंपल्स वगैरह कलेक्शन होते हैं, जो सेंटर्स बनाए गए थे 500 समथिंग, उसके बाद जो एडिशनल आपको लैब्स डाला गया था, वो सारी जगह इसका भी चिकनगुनिया के भी टेस्ट होता है। तो जो भी इसका सपोर्ट है वो फुल्ली सेंट्रल सपोर्ट होता है। सर्विलेंस एंड एनहेंसिंग डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के लिए जो सेंटर्स ने आप देखा था, 512 सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल बना था जिसमें डेंगू के टेस्ट करने की आपके फैसिलिटीज थी, और उसके साथ साथ फिर कुछ हायर डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए गए थे। तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, वहीं से इनके टेस्ट होते हैं। अलग से कोई चूंकि सेम प्रोग्राम के अंदर दोनों चल रहा है, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो दोनों की मतलब कि टैकल करने की स्ट्रेटजी भी सेम है। इसमें जो डायग्नोस्टिक किट्स है इसको पता लगाने का वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्री में आता है इसके लिए। और द सेम स्ट्रेटजीज जो बड़े इनके सिम्टम्स है चिकनगुनिया के, उसमें आपने देखा कि फीवर है, जॉइंट्स पेन है, हेडेक है, मसल्स पेन है, स्वेलिंग या रैशेस जो आ जाता है, जो एक ने आपने बताया, उसके साथ कुछ और जोड़ दीजिए, वोमिटिंग के केसेस आते हैं, नोजिया होता है, हेडेक डेवलप हो जाता है, चिल्स हो सकता है, यानी कि थोड़े से आपको फीवर के साथ जो है वो हल्का सा शिवरिंग टाइप का भी आएगा मामला। इन सिम्टम्स को जनरली जैसे ही केसेस आपको पता चले तो इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं कि उस वायरस का अगर इलाज नहीं है तो रिलेटेड सिम्टम्स को हम ट्रीट ना करें। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो रिलेटेड सिम्टम्स है उसको हम ट्रीट करना स्टार्ट कर लें। पहले से आपको स्टार्ट कीजिएगा, मसल्स पेन से ही स्टार्ट होगा, हेडेक, फिर रैशेस, फटीग, नोजिया आएगा, जॉइंट पेन सिविरिटी केसेस में आता है, एकदम लगेगा कि हड्डी तोड़ दिया हुआ। ये 3 मेन चीजों से आप पकड़ सकते हैं कि फीवर हाई ग्रेड का होगा, ठीक है, पूरा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाएगी, जॉइंट्स की जॉइंट स्वेल अप हो जाएगा, आपका एक्यूटली होगा आपको। एक और डिजीज होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें तो क्रॉनिक केसेस होता है, लेकिन इसमें एक्यूटली आपको स्वेल अप, रैशेस बॉडी पर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो सबसे डायग्नोस्टिक फीचर है इसका वो है जॉइंट पेन। सारे बड़े छोटे जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे और इतना एगोनाइजिंग पेन होगा कि आप मतलब कराता है पेशेंट, इसमें चल नहीं पाता है, लोग उठा के लाते हैं या फिर आईपीडी में एडमिट हो जाते हैं। देखा होगा कि जब ये दिल्ली में फैल रहा था तो उस वक्त जो बहुत सारे यूनानी के एंटी इन्फ्लेमेटरी काढ़ा वगैरह भी लोगों ने चलाया था, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इवन की यूनानी के काढ़ा वगैरह इस्तेमाल होते थे उसको। सो हमको चूंकि इलाज नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो बड़ा काम होगा इसको रोकने का वो क्या है, मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस को रोकना है। आपको ध्यान देना है कि आसपास जो मैंने बताया था कि इसका जो मॉस्किटो है, इसके एग जो है वो 1 साल तक आपको सरवाइव कर सकता है बिना पानी के सोर्स में, 1 साल तक। लेकिन एक कंटिन्यूअस 8 दिन चाहिए इनको उस एग से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसके लिए पानी की बहुत जरूरी है। जो शुरू के जो स्टेजेस होते हैं एडल्ट के चेंजेस के, उस वक्त पानी की बहुत जरूरत होती है। 8 दिन या 8 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। आपको कोशिश करना है कि कोई भी अनयूज चीजें जो पड़ी हुई है, इवन के बोतल का ढक्कन भी है, 1-2 चम्मच जिसमें पानी आता है ना, वो भी अगर कहीं पड़ा है जिसमें पानी आपको लग सकता है, उन चीजों को आप हटाइए वहां से। घर के आसपास जितनी भी इस तरह की चीजें, इवन कि आपका फ्लावर पॉट क्यों ना हो या कुछ इस तरह के प्लांट्स क्यों ना हो कि जिसके पत्तियों पे, जिसके जड़ों में जिसके आसपास पानी इकट्ठा, इन सब चीजों को आप हटा दें, ठीक है। और हर वीक पे, मतलब हर हफ्ते में आप जितने भी आसपास ऐसी चीजों को चेक करें, उसको उल्टा दें या पानी को हटा दें या उसमें इंसेक्टिसाइड्स मिला दें। किसी तरह से ढक्कन पड़ा हो, बकेट पड़ी हो, कोई भी चीज, घर से बाहर जाए तो इस चीज को एश्योर करें कि कोई भी चीज ऐसी ना हो। जैसे अब गए बारिश स्टार्ट हो गई इस जून में, जुलाई में अक्सर ये ब्रीडिंग टाइमिंग होता है इसका, तो आपने सारी चीज को उलट के जाना है, कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, छतों पे, घरों में, नीचे, बाहर रोड पे। यही सबसे बड़ा इसका बचाव का सोर्स है। और आपने कोई एक बात हमने ये भी बताई थी कि एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है मच्छर तो 1 साल तक इसके बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट घूमता रहता है, वायरस रहता है। उस 1 साल में किसी को फिर ये काटेगा तो फिर से वो दूसरे ह्यूमन में इंजेक्ट कर देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि चाहे कि पानी के को इकट्ठा ही नहीं होने देना है। इसलिए देखिएगा दिल्ली में हंटिंग चलता है कि आपके घर के बाहर ऊपर जो टैंक लगा हुआ है उन सारी चीजों को वहां से हटाइए। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप जो टॉयलेट्स हैं आपके, जो फ्लश है, उस सबको क्लोज करके जाइए। कहीं पे पानी लीक हो रहा है तो उसको बंद करके जाइए। फ्लोर में कहीं गड्ढा है, छत पे या आंगन में या सहन में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उसको इस तरह से आप सील करके जाइए कि पानी इकट्ठा ना हो। या फिर आपका प्लांट पॉट्स वगैरह जहीं भी लग रहा है कि गड्ढा है तो आप वहाँ पे सैंड डाल दीजिए या इंसेक्टिसाइड्स कोई छोड़ के चले जाइए। छतों के ऊपर जो ऊपर चीजें जो रहती है, आपको देखिए कि पानी इकट्ठा हो जाता है, उस सबको क्लियर कीजिए, कहीं पानी रुके नहीं। या कोई भी
जितने भी वाटर के स्टोरेज छोटे छोटे कंटेनर्स हैं या बर्तन हैं, उन सबको आप बंद करके चले जाएंगे, ताकि ऐसा नहीं कि आप गए और आए तो फिर देखा कि सारी चीजें आपको उसमें पानी इकट्ठा हो गया, ब्रीडिंग प्लेसेस हो गए हैं। प्रिवेंशन में इसलिए आपको हमेशा जो पर्सनल प्रिवेंशन मेजर्स हैं उसमें वही सारी चीजें आएंगी कि आपको एरोसोल्स का इस्तेमाल होता है आउटसाइड द घर इनसाइड द होम, ताकि उन चीजों को मच्छरों को पनपने ना दें, उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्या करना है कि आपको ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं होने देने हैं। तीसरे आपको पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं कि आप पूरा कपड़ा पहने, या फिर अगर कपड़ा पूरा नहीं पहनते रिपेलेंट का इस्तेमाल करें अपने बॉडी पे, ताकि मच्छर को रिपेल आउट कर सकते हैं। आप कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्विसाइडल जो वो होती हैं, लार्विवोरस आपकी फिशेज होती हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं सराउंडिंग्स में। ये सारे मेजर्स जैसे हमने डेंगू में लेनी थी वही यहाँ पे भी लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में आप जानते हैं कि ये डेथ बहुत कम इससे होता है, बहुत रेयरली, जब तक कोई दूसरी कोमोर्बिडिटी ना हो डेथ बहुत कम होती है इससे। इसलिए इसका चूंकि दवा है नहीं कोई श्योर शॉट इस वायरस को मारने की, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से क्या करते हैं कि जो इस डिजीज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती है उसको हम रिड्यूस करते हैं, तो बॉडी अपने आप जो तबीयत को स्ट्रेंथन करते हैं आप, उसकी वजह से उसको ओवरकम कर लेती है, जिसमें एंटी पैराट मतलब कि बुखार के अगेंस्ट जो है ना एंटी एनाल्जेसिक यानी दर्द के लिए सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि इसमें फ्लूइड लॉस होता है, ज़्यादा बुखार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लूइड चढ़ाते हैं। अगर वो ओरल कुछ ले पाता है तो आप ओरल भी फ्लूइड दे सकते हैं, तो IV भी इसको फ्लूइड रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को। सो इट वाज ऑल अबाउट चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया खत्म हुआ, मुझे लगता है कि वेक्टर बोर्न डिजीज का ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग अब फिर आ जाएंगे दूसरी डिजीज में, जैसे हो सकता है कि हम ब्लाइंडनेस पढ़े या प्रोग्राम पढ़े, या फिर हम हो सकता है कि जिसको खुश रोग कहते हैं लेप्रोसी वो ले लें। फिर एक ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, 2-3 और बड़े बड़े प्रोग्राम है, और RCH है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, ये सब इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग को अगर